50 साल पहले हमारे ऊन उद्योग का बहुत अच्छा बाजार था। अभी हमारा लोकल बाजार कर्णप्रयाग, क्या नाम इसका, लुधियाना और अमृतसर का जो ऊन उद्योग है, पानीपत का ऊन उद्योग है, कृत्रिम रेशा वाला, उसने हमारा पर्वतीय ऊन उद्योग समाप्त कर दिया। हमारा लोकल मार्केट खत्म हो गया। अब हम रोना रोते रहें, इससे तो कुछ नहीं बनना है। हम लोकल मार्केट को के पीछे न पड़ें, हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दें। अभी बच्चे लोग कुछ दूसरी बात करते हैं, नौजवान आजकल के कुछ और भी कहते हैं। तो मैंने कहा भैया, गांधी जी का जो रचनात्मक देश निर्माण का जो पहलू है वह एक अद्भुत पहलू है, सारी दुनिया उसको कबूल करती है। गांधी जी अपने भारत के निर्माण में जो उनका सारा सोच है, जो उन्होंने किया है, वो एक अद्भुत चीज़ है। मैं केवल उस पहलू को जाता हूँ, राजनीतिक पहलू में मेरा कोई रुचि नहीं है। ये दराती मेरे पिताजी ने 1993 में डेवलप की थी और 2006 जब मैंने ग्रेजुएशन पूरी की तब से मैं इस प्रोडक्ट को मैं भी बना रहा हूँ। और बेसिकली हमने इसमें हाई कार्बन स्टील की 0.81 mm की शीट से इस ब्लेड को तैयार किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लदुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं और अपनी वीडियो के लिए इधर उधर जाते रहता हूं। तो आज सुबह के समय में गया था कौसानी। वैसे तो कौसानी को बहुत सारे लोग पर्यटन स्थल के तौर पे जानते हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको कौसानी को जानने की एक और वजह बताने वाला हूँ, और वो वजह है आनंद वल्लभ जोशी जी। तो दोस्तों, यहाँ से हम जाएंगे सीधे कौसानी और जोशी जी से मिलेंगे। उनकी उम्र है 76 साल या फिर 77 साल, और इस उम्र में भी वो एक युवा की तरह आपको नजर आएंगे। और जो उनका काम है वो इतना बढ़िया है कि आप उसको देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो बिना देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सीधे यहाँ से चलते हैं कौसानी, और कौसानी में आपको ले जाते हैं सरस्वती किसान सेवा केंद्र में। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हूं प्रणाम परिसर में। लगभग इनका यहाँ पे सारा कुछ है, आवासीय भी है और एनजीओ का काम भी यहीं से होता है। जो फैमिली ट्रस्ट है प्रणाम, उसका काम भी यहीं से करते हैं। और उसके अलावा जो कृषि यंत्र है उसका कार्य भी यहीं पे होता है। उसकी एक यूनिट है काटली में, वहाँ से चीज़ें बन के आती है और यहाँ पे असेंबल होती है। वो सब मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसी इनकी वर्कशॉप है। उसके अलावा देसी ऊन का यहाँ पे कार्य किया जा रहा है बहुत बढ़िया से, वो भी दिखाएंगे। और ये जो जोशी जी हैं इनसे आपको मिलवाया जाएगा, इनके विचार आप जानेंगे, इनका संघर्ष आपको मालूम पड़ेगा आज की वीडियो में। ये देखिए, ये पूरा परिसर जो है प्रणाम परिसर। तो मेरे साथ इस वक्त हैं जोशी जी। जोशी जी, अपना नाम भी बताएं, अपना परिचय भी बताएं। मेरा नाम आनंद वल्लभ जोशी है और मैं आदि रूप में बहुत मूल निवासी में पन्नानौला से और आगे दोड़ों में एक जगह है, दोड़ों से भी आगे चलनी छीना गांव के नीचे बुधवनिया एक गांव है, तो वहाँ का निवासी हूँ। तो वही मेरा बचपन भी था, वही मैं पैदा हुआ बुधवनिया में ही, बस ये मेरा। अच्छा, ये आपने, मैं देख रहा हूँ जो आपने पोशाक पहनी है, ये मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, थोड़ा इसके बारे में मेरे को बता दीजिए। ये पोशाक ऐसी है, ये पोशाक मैं ऊन के लिए, अभी वर्तमान में मैं ऊन के लिए काम कर रहा हूँ। तो मुझे ऊन में नए नए आयाम जोड़ने हैं कारीगरों के लिए। तो कहीं पर कोई कुछ करता है तो कुछ नया करता है, तो मुझे लगता है कि अरे वाह, मैं क्यों पीछे रह गया। मैंने देखा कि शिमली में कर्णप्रयाग, जोशीमठ, उधर लाता रेणी में बहुत लोग काम कर रहे हैं उनका काम। तो मेरे विद्यार्थी मेरे 36 विद्यार्थी उधर हैं, तो मैं उनका काम देखने गया था। तो लौटते हुए मैं एक सेंटर को देखने गया, तो मैंने कहा आप भी अपना काम दिखाइए, फिर हम सीखते भी हैं सिखाते भी हैं। तो उन्होंने ये बनाया था। ठीक ठीक, अच्छा। और मुख्य रूप से मेरा लक्ष्य ये रहता है कि 50 साल पहले हमारे ऊन उद्योग का बहुत अच्छा बाजार था। अभी हमारा लोकल बाजार
कर्णप्रयाग, क्या नाम इसका, लुधियाना और अमृतसर का जो ऊन उद्योग है, पानीपत का ऊन उद्योग है, कृत्रिम रेशा वाला, उसने हमारा पर्वतीय ऊन उद्योग समाप्त कर दिया। हमारा लोकल मार्केट खत्म हो गया। अब हम रोना रोते रहें, इससे तो कुछ नहीं बनना है। हम लोकल मार्केट को के पीछे न पड़ें, हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दें। तो ये चीज़ ऐसी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कोई बार्गेनिंग नहीं है। बस वो कहते हैं कि हाथ का बना हुआ है, हाथ का कटा हुआ है, और हिमालय के भूटिया लोगों ने बना रखा है, कारीगरों ने बना रखा है। तो मैंने एक खरीद लिया। तो मैं अभी लोग अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करता हूँ, बहुत सीधा साधा है। सिंपल है, झगुला टाइप का ना। हाँ, बहुत सीधा साधा है। आप इसको बनाओ और ऐसे मेलों में जाओ जहाँ बार्गेनिंग नहीं है, जहाँ आपकी इज्जत है। तो आप हथकरघा के क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं अभी? हाँ, वर्तमान में मैं हथकरघा ऊन उद्योग, पर्वतीय ऊन उद्योग को कैसे फिर से बढ़ाया जाए, उस पर काम कर रहा आपका हूं। देखते हैं हम, थोड़ा सेटअप है ना। हाँ, और बताना भी कि मेरे को तो कुछ जानकारी है नहीं, मेरे को बताना भी कि ये चीज ये है, ये हाँ, चीज है। मैंने अनेक तरह के चरखे बनाए हैं। और कार्डिंग मशीन में ऊन फाड़ने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ, तो ऊन फाड़ने के चरखे कार्डिंग मशीन बनाई है। और लूम बनाया है। ये लूम मेरा, इसमें मेरा बेटे मानवेश ने बहुत योगदान दिया इसमें। तो ये लूम बहुत पॉपुलर हुआ है। अच्छा। इसमें मैं नए नए डिजाइन इनको देता हूँ कारीगरों को। तो मैंने ये जो नया डिजाइन दिया है, ये डिजाइन इतना पॉपुलर हुआ है यहाँ, बाद में पता चला कि और भी ये इस तरह के डिजाइन इसमें खूब बन सकते हैं। तो ये लूम का काम है। मैं देख रहा हूँ आपने जो तमाम हमारे देश के महान व्यक्तित्व रहे व्यक्ति नहीं, असल में यह है कि ये मैंने मानवेश की माँ यहाँ सामाजिक काम करती हैं, तो विधवा बहनों के लिए, कमज़ोर बहनों के लिए, समाज के कमज़ोर बहनों के लिए काम करती हैं। ये उनकी सामाजिक कार्य का एक मीटिंग हॉल था। अच्छा, पहले तो मैंने इसको अपना कब्जा कर रखा है। मैं जल्दी इसको खाली करूँगा। अच्छा, तो ये ऊन आप कहाँ से लिया है आपने? ये ऊन पर हमारी प्रॉब्लम यह है, हमारी प्रॉब्लम यह है कि उत्तराखंड में ऊन उद्योग लुप्त हो रहा है। भेड़ पालक कहते हैं कि अगर आप जा रहे हैं, या कोई सरकारी अधिकारी जा रहा है, या अखबार वाले जा रहे हैं, या वीडियो बनाने वाले, जल्दी से आएंगे, अपना ऊन का एक ढेर लेके आएंगे, उसको फटाफट आग लगाएंगे, हमारा गुस्सा है। तो मैंने अखबार की कटिंग में देखा कि उन्होंने ऊन को जला रहे हैं, और उनकी कहानी तो सही थी। फिर मैंने उसकी खोजबीन की पिंडारी ग्लेशियर के रास्ते में, तो बाद में पता चला कि वास्तव में ये कोई दिखावा नहीं है, भेड़ पालकों का एक कष्ट है। तो उन्होंने अपने ऊन का रेशा मोटा कर दिया है। पहले यही रेशा बारीक था, क्योंकि वो अच्छी जगह चराने के लिए ले जाते थे, अच्छी वनस्पति खिलाते थे। अच्छा, भेड़ का जो कहने का मतलब, जो भेड़ के बाल होते हैं वो मोटा हो गया? भेड़ का ऊन है ये। बाल भी कहते हैं इसको। हाँ, कई लोग बाल कहते हैं, लेकिन ये ऊन है। अच्छा। तो फिर ये ऊन लोग इसको फेंक देते थे। अब ऊन को साल में 3 बार काटना जरूरी होता, नहीं तो भेड़ मर जाएगी, बीमार हो जाएगी। तो वो काट करके सड़क तक तो ला नहीं सकते, उसका रेट नहीं मिलता है, तो उसको काटते हैं, गधेड़ में फेंक देते हैं। तो मैंने इस पर रिसर्च कर रहा हूँ मैं कि इसकी क्या बन सकती है, क्या क्या हो सकता है। अच्छा, तो ये ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है? आपकी आयु कितनी हो गई है जिसमें मैंने शुरू किया? हाँ, ना अभी आपकी क्या उम्र है? अभी मेरी उम्र क्या है मानो 76 पूरा हो जाएगा। अच्छा, तो 76 वर्ष के आप हो गए हैं, आप बुजुर्ग हो गए हैं एक तरह से देखा जाए तो। ये ऊर्जा, नया कुछ करने की ऊर्जा, रिसर्च करने की ऊर्जा कहाँ से? अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ये कहते हैं क्यों करोगे, बैठो यहाँ आराम करो। मैंने कहा मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे काम चाहिए। अच्छा। मैंने अपने पर्वतीय बहनों के लिए काम करने का संकल्प, आप लोग, कई लोग हंसते हैं, बचपन में ये भी हंसते थे। 3 साल की बात कर रहे हैं, 3 साल में किसको क्या याद रहता है। मुझे 3 साल 2.5 साल की बात याद है कि हमारे पहाड़ में विधवा माता का बहुत बड़ा कष्ट है। तो हम परिवार में केवल 2 लोग थे, मेरी माँ और मैं।
तो मेरा संसार मेरी माँ थी। तो मैं यही सोचता था कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अपनी माँ का जीवन बहुत सुंदर बनाऊँगा, ऐसा बनाऊँगा कि माँ बिल्कुल ठाठ से रहे। वो कल्पनाएं बढ़ते गई और 13 साल पूरे हुए ही थे कि माँ ने कहा अब तुम ठाठ से सबको अपनी माँ मानो। ये मेरी कल्पना है अपनी, क्योंकि और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और माँ विदा हो गई। स्वर्गवासियों में तो फिर अब मैं अकेले रह गया और मैं गांव छोड़ के चला गया। तो उस समय से मैंने कहा माँ भले ही नहीं है, लेकिन मैंने जो संकल्प लिए हैं वो संकल्प मैं करूँगा। फिर मैं कताई बुनाई बहनों के लिए कैसे जीवन, बहनों का जीवन कैसे सरल किया जाए, ये मेरा प्रयास था। और मुझे लगता था कि धीरे धीरे मुझे जब प्रवेश किया, जिंदगी में प्रवेश किया, तो मैंने कहा ये तो बचपन के स्वप्न हैं, इसको पूरा करने के लिए तो मुझे बिना मार्गदर्शन के मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो मार्गदर्शन लूँ कैसे? अब 69 में मेरी पढ़ाई चली रही थी, मेरा फाइनल था, इंटरमीडिएट का फाइनल था। तो मेरे शिक्षकों का बड़ा स्नेह था मुझ पर। तो उन्होंने कहा बल्लभ, लखनऊ में पढ़ता था मैं, चाचा के साथ रहता था, बल्लभ तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन को हम अच्छी तरह जानते हैं। उस ज़माने में शिक्षक विद्यार्थी का 60 विद्यार्थी एक कक्षा में होते थे और शिक्षक इतना व्यक्तित्ववान था, हर 60 विद्यार्थियों में से हर विद्यार्थी का हुलिया जानता था। उसके घर की क्या परिस्थिति है, ये कैसे रहता है, ये सेठ है, ये पैसा बर्बाद करता है, ये अखबार बेचता है, ये ढोल रोटी बेचता है, ये रिक्शा चलाता है, ये क्या करता है, एक एक चीज़, पान बेचता है, एक एक विद्यार्थी का हुलिया जानते थे। तो मेरा भी हुलिया जानते थे। मैं सुबह अपने श्रम अपना नाश्ता घर घर पहुंचाता था 4 बजे उठ करके, मतलब बहुत कठिन लाइफ थी। तो मेरे शिक्षक ने कहा कि तुम्हारे जीवन को हम जानते हैं, तुम्हारा सोशल लाइफ है ही नहीं, तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं है। कॉलेज में तरह तरह के क्या होता है, चुनाव होते हैं, कितने असेंबलियाँ होती हैं, तुम किसी में भाग नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हारे कार्यक्रम दिन भर व्यस्त हैं। पर तुम ऐसा कर सकते हो कि ये गांधी साहित्य को पढ़ो, गांधी शताब्दी वर्ष है और तुम इसमें लिखो, कुछ तुम जरूर लिखोगे। तो उन्होंने मुझे इतनी सारी किताबें दे दी। इससे पहले भी वो मुझे बहुत किताबें देते थे, अकाउंटेंसी है, अर्थशास्त्र है, व्यापार पद्धति है, ये सब देते थे और कहते थे ये याद रखना आनंद, जो डॉक्टर जितने ज़्यादा मुर्दे चीरेगा वो उतना ही कुशल सर्जन होगा। तो हम तुमको किताब देते हैं तो तुम पर नाराज होकर तुम पढ़ो, ऐसे तुमको एक कुशल विद्यार्थी चाहते हैं, तुमको एक अच्छा अनुभवी व्यक्ति चाहते हैं। तो एक ये अभ्यास उन्होंने बना ही रखा था मेरा। तो उन्होंने मुझे इतनी ढेर सारी किताबें दे दी और मैंने वो पढ़ा, दक्षिण अफ्रीका का गांधी जी का इतिहास और ये सब पढ़ा। और उसमें मुझे हिंद स्वराज भी आया, ग्राम स्वराज भी आया, सब कुछ आया, भारत की राम राज्य, सब बापू का जो जो था वो सब आया। तो मैंने कहा अरे मैं कहाँ भटक रहा हूँ, मेरा बिरादर तो ये पढ़ा है, तो अब मैं इसको ढूंढूंगा। ढूंढता कहाँ था, गांधी से गए हुए 30 साल से भी के आसपास हो गए थे। फिर मैंने सब कुछ अपना छोड़ छाड़ करके मैं सीधे गांधी जी के आश्रम चला गया। कहीं ना कहीं मतलब कहने का मतलब है आप गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। बिल्कुल, मैं उनके, अभी बच्चे लोग कुछ दूसरी बात करते हैं, नौजवान आजकल के कुछ और भी कहते हैं। तो मैंने कहा भैया गांधी जी का जो रचनात्मक देश निर्माण का जो पहलू है वह एक अद्भुत पहलू है, सारी दुनिया उसको कबूल करती है। गांधी जी अपने भारत के निर्माण में जो उनका सारा सोच है, जो उन्होंने किया है, वो एक अद्भुत चीज़ है। मैं केवल उस पहलू को जाता हूँ, राजनीतिक पहलू में मेरा कोई रुचि नहीं है। गांधी जी लेकिन जो उनका सामाजिक पहलू था, उन्होंने जो हिंद स्वराज की जो कल्पनाएं दी हैं, महिलाओं के विकास के लिए जो कल्पनाएं दी हैं, महिला श्रमबोझ के लिए जो दी है, वो एक अद्भुत चीज़ है। बस उसके बाद फिर मैंने फिर पीछे देखा ही नहीं। अच्छा, वहाँ से फिर गांधी आश्रम आप आ गए? 69 की बात है, गांधी आश्रम आ गए। 69 से फिर मैंने यहाँ लक्ष्मी आश्रम में आया, 1 साल वहाँ रह करके, 1 साल सेवाग्राम में रह करके फिर मैं लक्ष्मी आश्रम आया। यहाँ इन्होंने मुझे बहुत अच्छा प्रति वर्ष नई नई जिम्मेदारी दी। पहले सबसे पहले कताई बुनाई विद्यालय चलाने की
जिम्मेदारी दी। पर्वतीय बहनों के लिए कताई बुनाई विद्यालय मैंने चलाया। फिर दूसरे फिर तो बढ़ता गया, आश्रम का व्यवस्थापक भी बना रहा मैं 18 साल। अच्छा। और कई प्रोजेक्ट और भी चलाए, लेकिन फिर मैंने ऊन पर प्रोजेक्ट चलाया सबसे पहला। वो लोग मुझे काफ़ी जानते थे और इसके पृष्ठभूमि में माँ की प्रेरणा तो थी ही, वो तो बचपन की बातें हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकली आए तो आश्रम की संचालिका राधा दीदी इसकी आधार स्तंभ रही है। तो उनका जो चिंतन था, उस चिंतन को मैंने आत्मसात, मेरे से जुड़ा हुआ था, वो मेरे विचारों से जुड़ा था। मैंने कहा कोई नेतागिरी की जरूरत नहीं है, चुपचाप जो मिशन सामने आ रहा है, श्रमबोझ के लिए क्या करना है, तय करने वाले कोई और हैं। हम श्रमबोझ के लिए ये किया जा सकता है, हम नमूने प्रस्तुत करेंगे और नए नए यंत्र लाने हैं। दराती बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो दराती क्या होगी, कैसी होगी। दराती का कॉस्ट बढ़ती जा रही थी। आज से कहना चाहिए करीब 80 के दरमियान दराती की कीमत 250 रुपया हो गई थी। लोहार दुर्लभ हो रहे थे। तो मैंने 80-88 मतलब अपना इस पर कैसे करें हमने पूरा ये समय लगाया, दराती के बनाई। फिर एक विनोइंग फैन है, मानवेश ने उसका वीडियो बना रखा है, विनोइंग फैन बनाया। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी रही कि किसी भी अनुसंधान में मेरा कुछ मतलब कहना चाहिए कि 35 रुपये की दराती जाती थी, मेरा 30 रुपये बर्बाद नहीं हुआ। पहली दराती निकल गई, पहली कुटली निकल गई, और उसके बाद तो फिर मैंने कभी पीछे देखा ही नहीं, बस आगे ही बढ़ता रहा। और फिर बाद में ये काम चलता रहा। 2007 में जब ग्रेजुएशन कर लिया मेरे छोटे बेटे ने, तो उसने कहा अब मैं इस काम को करूँगा। तो 2007 से इसने कृषि यंत्रों के, मैं तो लक्ष्मी आश्रम में काम करता था। लक्ष्मी आश्रम का स्टाफ मेरे पास लिमिटेड था, उनको मैं ओवर टाइम भी काम कराता था, ओवर टाइम में दुगुना भी देता था, लेकिन फिर भी उनका लिमिटेड था। और खलिहान पंखा उनके लिए सबसे सरल था। खलिहान पंखे में अच्छी आमदनी, अच्छा खर्चा भी निकल जाता था, और डिमांड बहुत थी, पूरे उत्तराखंड में उसकी डिमांड थी, दूर दूर से डिमांड आती थी। ये छोटे छोटे औजारों में उनका मन नहीं लगता था। तो इसने हम सब ने मिलकर तय किया कि अब हमारे अधिकारी थे RS टोलिया जी, अभी गुजर गए हैं, वो चीफ सेक्रेटरी, मतलब बहुत ऊंचे पद से रिटायर हुए हैं। तो उनका बड़ा स्नेह था मेरे पर। तो उन्होंने सारे जिलों के DMO को अपना एक सर्कुलर किया था कि श्रम बोझ के बारे में अगर आपको काम करना है, महिला श्रम बोझ कम करने के बारे में आपको काम करना है, जोशी जी के यंत्रों को अपनाओ। अच्छा, ये बताइए, श्रम बोझ की भी बात आ गई है, अब आपकी उम्र इतनी ठीक ठाक उम्र हो गया है, आपकी अनुभव भी बहुत है, तो महिलाओं की कैसी स्थिति देखी आपने पहाड़ में, और वर्तमान में क्या स्थिति है? महिलाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति 60 साल पहले महिलाओं की स्थिति इतनी खराब थी। जब हम पदयात्रा, लक्ष्मी आश्रम में हमने पदयात्राएं काफ़ी की हैं, गांव गांव जाते थे। लक्ष्मी आश्रम का मुख्य काम महिला जागरण ही था, महिलाओं को उनकी शक्ति का एहसास करना, हाँ, उनका जागरण, महिलाओं की अवेयरनेस, ये लक्ष्मी आश्रम का मुख्य काम था। और सरला बहन जी के सिद्धांतों पर राधा दीदी ये सब काम करती थी, और हम उनके पीछे पीछे ये सब काम करते थे। तो हम रात्रि में पद यात्राएँ करते थे। रात्रि में बहनों को, दिन में तो समय होता नहीं था, तो रात्रि में उनके लिए छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक, आज इस गांव में, कल उस गांव में, कल उस गांव में, कल उस गांव में, और लोगों के लिए हमारा गांव में जाना बोझ न पड़े। तो लोगों से हम कहते तुम्हारा रूखा सूखा ही हम खाएंगे, और हम 15 लोग हैं, तो हम 15 घरों में बट जाते थे। तो किसी को पूरी खीर भी मिलती थी, किसी को मडवे की रोटी भी मिलती थी, और बड़े मज़े से अपना एंजॉय करते थे। तो बहनों से जब हम नाटक के बाद जब बहनों से चर्चा करते थे, अब तुम भी तो बोलो, तो हम की बुलानू, हम के तुम एक गोट बाजी रो, हमको समझ लियो पान बात हो, हमको जानवर समझो तुम, और के हमारे
तो ये बहनों की हालत थी। बहनें इससे जो निर्णय करना है भाई, हमारे मनियार्डर प्रधान व्यवस्था तब भी थी, जिनके घर में मनियार्डर प्रधान नहीं था, पुरुष अगर कोई है भी, तो जो तय करना है इन्होंने करना है, हमने कोई तय नहीं करना है, इन्होंने जो कहना है वो हमने करना है। तो इतनी स्थिति, इतनी दुखद स्थिति थी कि महिलाएं अपने को गोठ और पान, हमारे पहाड़ी में दो शब्द है ना, गोठ माने नीचे जहाँ जानवर रहते हैं, पान माने ऊपर जहाँ मनुष्य रहता है। तो हमको तुम ये समझ लो कि पान में बाधी हुई गुड़, मतलब ऊपर है लेकिन स्थिति जानवरों जैसी है। नीचे भी जानवर, हम भी जानवर ही समझो। हमको इतना ही फर्क है कि हमको ऊपर बैठा रखा है, हमको ऊपर रखा है। तो इसमें परिवर्तन आपने देखा होगा, मतलब हाँ, तो वो परिस्थिति बदली और लक्ष्मी आश्रम का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और ऐसे ऐसे कार्यकर्ता भी इसमें जुड़े हैं, तो जिन्होंने काफ़ी मेहनत की और बिल्कुल एक दीवानेपन से ये काम किया। तो फिर हमारा एग्रीकल्चर का काम इस तरह चलता रहा। उसी बीच मुझे उनका काम मिला, उनके काम में काफ़ी पैसा आ गया, अच्छी ग्रांट मिली, क्योंकि आराम से लोग उनके काम को पहचानते थे। और कार्डिंग मशीन बनाई मैंने, चरखे पर काम किया। लेकिन अचानक ये आर्थिक सहयोग बंद हो गया, आर्थिक सहयोग बंद हो गया। तो मैंने कहा नहीं, क्या हुआ, हमारे पुरुषार्थ की परीक्षा भी तो होनी चाहिए कि अगर हम बिना ग्रांट के कोई काम करते हैं तो उसी बीच फिर ये कृषि यंत्र चले। और कृषि यंत्र ने तो ऐसा किया, बिना किसी ग्रांट के हमारा सारा काम चला। लक्ष्मी आश्रम में रहते हुए, लक्ष्मी आश्रम में रहते हुए 2007 में मानवेश ने, मेरा बेटा है, तो इसने कहा कि अब मुझे आप ज़्यादा नहीं 3 यंत्र दे दीजिए। तो 3 यंत्र के बारे में मैंने अपनी हमने सबने तय किया कि तुम बना भी नहीं पा रहे हो और खाली टोटिया जी तक मेरी शिकायत जा रही है कि आनंद भाई तो कर ही नहीं पा रहे हैं, जोशी जी तो कर ही नहीं पा रहे हैं, वो तो केवल एक खलिहान पंखा बनाते हैं, हो गया। अच्छा, खलिहान पंखा तब आपका कितना निकलता था, कितने बनाते थे आप? एक महीने के 50 तक भी बन जाते थे। अच्छा, और वो बिक भी जाते थे? अरे बिल्कुल, ग्राम सभापति आते थे, उनके पास ग्रांट होती थी, और ब्लॉक वाले आते थे। तब ये आजीविका मिशन तो था नहीं, तो इस तरह के संगठन आते थे, व्यक्तिगत आते थे। लोध के एक भाई आते थे, उनके पाँव नहीं थे, लोध के एक उनके पाँव नहीं थे, वो आते थे ऐसे ही नीचे स्टेशन में गाड़ी से उतर करके, फिर ऐसे ठप 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 करके, तब वर्कशॉप अनाशक्ति के ऊपर था, तो वहाँ आते थे और अपने लिए ले जाते थे, औरों के लिए ले जाते थे। अच्छा, किसान अपने पैसे से वो विनोइंग फैन खरीदता था। जब मेरा पहला पंखा बना 750 रुपये का, फिर धीरे धीरे लोहा भी महंगा हुआ, फिर हमको भी लगा कि साथियों को भी लगा, अब प्रजातंत्र से काम करते हैं ना हम संस्था में, मैं तो आज भी यहाँ भी प्रजातंत्र से काम करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा भाई इतने में काम नहीं चलता है। तो फिर बढ़ते 700 का 900 हुआ, 900 का 1100 हुआ, 1100 का 1200 हुआ। तो इस तरह से विनोइंग फैन ने तो काफ़ी, आजीविका मिशन शुरू हुआ आपका 97 के आसपास। आजीविका मिशन के बाद तक भी ये हमारा विनोइंग फैन का काफ़ी रहा। आजीविका मिशन के समय में थोड़ा सा मेरे ही साथियों ने कुछ लालच में पड़ के कुछ फर्जी लोग तैयार किए उसमें उनको थप्पड़ भी पड़ा। वो क्या हुआ कि एक बंदे ने, एक मेरे अपने मित्र थे, परिचित, बहुत पुराने परिचित थे, उन्होंने किसी से नकल करवाई। एक ट्रक पंखा बागेश्वर आ भी गया, लेकिन किसी किसान ने उसको मुफ्त में नहीं उठाया। अच्छा, हाँ, क्वालिटी भी तो चाहिए ना। और मानवेश ने कहा कि मैं करूँगा, तो उसने आत्मसात किया है एक एक प्रक्रिया को। और सबसे मुख्य बात यह है कि एक सीमा तक ही मैं सहन कर पाता हूँ कि भाई मूल्य, हमारा मुख्य लक्ष्य है महिला के लिए चीज़ महंगी नहीं होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी, अच्छा दाम।
तो कोई उन्हें फैन बनाने नकल करेंगे। जो बारीकियां हैं वो बारीकी समझे बिना आप नकल नहीं कर सकते हैं। और दराती के लिए जब 2000 कब हुई मानो नकल, 12 के आसपास ना, 2011 में ही दराती की नकल कर दी। हाँ 2012 में एक बंदा आया तो ये बहुत खुश हो गया कि ये ग्राहक है हमारा। मैंने कहा ग्राहक नहीं है भाई, मैंने बकरियाँ नहीं चराई हैं, ऐसे ही लोग चराए हैं, ये चोर है, ये दराती की चोरी करने आया है। और रोज रात को क्यों आता है? रात को आता था और अपने साथ आखिरी बार वो अपने साथ सहारनपुर का कारीगर लेके आया था। और उसने नाटक इतना ज़्यादा किया कि ये तो प्रभावित हो गए। अच्छा। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, उसके तो एजेंसी कर्णप्रयाग में है, उसका तो यहाँ है वहाँ है, और ये अच्छा ग्राहक है। उसने 350 पंखे ले भी लिए। कारीगर ने उसको, नज़र तो समझ में आता कि ये इसकी चोर की इसकी नज़र धार कैसे दे रहे हैं, आगे क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आगे क्या। उसने कहा कुछ नहीं है। मुझे लगे थे करीब 10 साल के आसपास मुझे लग गए थे इसको बनाने में, पंखे को बनाने, दराती की रिसर्च करते करते। तो उसने 3 महीने में दराती फील्ड में दे दी। अच्छा। 3 महीने में। और हमारे उत्तराखंड सरकारी तंत्र में तो सब जगह भ्रष्टाचार तो है ही है। कृषि, अब क्योंकि टोलिया जी का बड़ा हस्त था हमारे पर, तो अधिकारी कुछ जो करप्ट अधिकारी थे वो पहले ही नाराज थे। तो उन्होंने कहा सर कहाँ इनका 85 रुपये का पंखा की दराती, उस जमाने में 85 रुपये की दराती थी, तो और कहाँ ये 50 रुपये की दराती दे रहा है। तो 85 की भी देता तो हमें क्या दिक्कत है, ये तो कर भी नहीं पा रहे हैं, ये तो 15,000 दराती से ऊपर बना ही नहीं सकते हैं। ठीक। और उसने तो लाखों दराती बना दी, टिन की दराती, और उसकी दराती की कॉस्ट 25 रुपये। 25 रुपया तो क्वालिटी नहीं होगी ना? क्वालिटी हुई ही नहीं। यहाँ अभी कहीं पड़ी होगी वो दराती, 4 दराती हमने भी लेके रखी थी। तो ये ऊन आप कहाँ से लेते हैं? फिलहाल तो ऊन पे आते हैं। अलग अलग क्षेत्र से ऊन आती है। जो ट्रेनिंग में आते हैं उनसे हम कहते हैं कि आप अपने साथ 2 किलो ऊन लाना। अच्छा। हम उस पर रिसर्च भी करेंगे और उसी पर आपको सब कुछ ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग किसके माध्यम से देते हैं आप? हाँ जी, किसके माध्यम से ट्रेनिंग देते हैं? ट्रेनिंग अभी तक पिछले साल तक तो लोग आते थे यहाँ, सबके अपनी अपनी NGO हैं, वो अपने यहाँ करते थे, अपने ढंग से करते थे। लेकिन पिछले साल से देशी ऊन करके एक संगठन है जो देशी ऊन के विकास के लिए काम कर रहा है, वो इधर उधर से पैसा लेते हैं। अभी विशेष रूप से इन्होंने पैसा लिया है रॉयल एनफील्ड चले रखा है, तो उसी में से ये हमको देते हैं, कहते हैं ये ट्रेनिंग चलाओ, ये रिसर्च करो, ये यंत्र बनाओ। अभी मैं ये कार्डिंग मशीन बना रहा हूँ। कार्डिंग मशीन को भी देखते हैं। हाँ, कौन सी मशीन बना रहे हैं? पहले मेरे को मशीनों के बारे में थोड़ा बता दें, ये किस काम आता है? जैसे ये हाँ। क्या है, इसका नाम क्या है? ये वूल कार्डिंग मशीन है। जैसे ये कार्डिंग मशीन है। हाँ ये बिजली से चलेगी ना सारा? हाँ, ये तो बिजली से नहीं चलता होगा? ये बिजली से चलता है। ये बिजली से चलेगा। तो ये इस मशीन का क्या नाम है? ये ऊन कार्डर है। ऊन कार्डर। हाँ, तो इसमें ऊन डाला कैसे जाता है, थोड़ा दिखाइए। ऊन देना, ऊन अगर चल रहा है तो ये जैसे ऊन है। ये डेड फाइबर फेंक देगा। ओके। डेड फाइबर फेंक देगा और जो काम का फाइबर है इसमें इकट्ठा होगा। अच्छा। वेस्टेज निकल जाएगी इसमें से। डेड फाइबर निकल गया। ये फाइबर वैसे भी झड़ जाता है। अच्छा अच्छा। डेड फाइबर वैसे भी बेकार हो जाता है। और लिपटता जाएगा बाकी। हाँ, तो मैं ये सब रिसर्च का एक अंग है। अभी मैंने ये पहला बनाया, इसको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। ये आपने बनाया सारा? हाँ, तो अब इसका हम बड़ा वाला बना रहे हैं, बाहर खड़े हैं। ठीक ठीक ठीक। ये बड़े ड्रम हैं, ये नीचे रखे हैं।
तो ये सारा आप खुद बनाते हैं, मतलब यही मैंने हाँ हाँ हाँ, ये चीज़ भारत में, यूरोप में तो इसका काफ़ी प्रचार है, लेकिन भारत में ये टेक्नोलॉजी को सबसे पहले मैं ही लाया। अच्छा। हमारी संचालिका थी जहाँ मैं पहले काम करता था, राधा दीदी, वो मैं विद्यालय चलाता था, वो 75 में विदेश गई, तो वहाँ अपना जो उनका होस्ट था उसने कहा कि चलो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं वो तुम ग्रहण उसको देखो। वहाँ उन्होंने देखा तो वहाँ कार्डिंग मशीन, ये कार्डिंग मशीन देखी तो एकदम वो दौड़ के गई, क्योंकि अब अपने से अपना मतलब की चीज़ तो समझ में आती है। तो उन्होंने कहा अरे तुमने सब जगह तो तुम आराम से चल रही थी, यहाँ तुम दौड़ के क्यों आई? तो उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी परिचित चीज़ है। तो उन्होंने कहा कितनी चाहिए? 10 चाहिए। उन्होंने कहा 10 कौन ले जा पाएगा यहाँ से। और किस देश में गए थे वो? एक उनको गिफ्ट में मिल गई। तो फिर मैंने ये जब आ गई तो उसके बाद मैंने उसकी उस पर स्टडी किया और फिर मैंने इसको सैकड़ों में बनाया। डीएसटी ने मुझे मदद की और भी कई संस्थाओं ने मदद की। तो अभी तो मेरा डिजाइन एकदम ही अलग है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो ये इसको कार्डिंग कहते हैं। हाँ, तो ये अभी ये तैयार हो गया है? ये तैयार कर रखा है। ये अभी जल्दीबाजी में नहीं मिला हमको, तो हम इसी को उठा लाए। ठीक ठीक ठीक। हाँ, उसके बाद ये कताई होगी। कताई किस तरह से? कताई, जो ये आपने गोले बना रखे हैं, हाँ रखे मैं कताई, ये ऐसे गोले दिखाता आपने हूँ ऊन के बना रखे हैं। कताई दिखाता हूँ। हाँ, कताई दिखाइए थोड़ा। तो अभी हम जो है देख रहे हैं कि किस तरह से ऊन काटा जाता है। जो ऊन होता है उसको काटते कैसे हैं वो हम थोड़ा इसमें देखते हैं। यहाँ से घूम रहा है और ये ऐसे 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 ये कताई हो रही है। हाँ, कताई हो रही है इसमें। अच्छा, ये ऊन बन के तैयार हुआ है। ये ऊन ताका बन के तैयार। साथ साथ ये लपेट भी रहा है। ये दो काम करता है। अच्छा। ये बॉबिन कहलाती है और इसे 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 कंघी कहते हैं ना। ये कंघी, हाँ ये कंघी कहलाती है, ये बॉबिन कहलाती है। हाँ। अच्छा ये बुनाई ये कताई की शाफ्ट है। अच्छा। ये ठीक है। ये इसका व्हील हो गया, नीचे मोटर लगी है, मोटर लगी है। और ये इसका एक्सीलरेटर पेडल हो गया। वैसे पेडल चरखा वो है, ओरिजिनल चरखा वो है, वो वाला हो लेकिन गया। आज कोई भी श्रम नहीं करना चाहता है। ठीक, जो गांधी जी वाला चरखा एक तरह नहीं, से गांधी जी वाला तो नहीं है ये, मतलब ये हमारा बागेश्वरी चरखा है। गांधी जी वाला हैंड वाला था ना, हाथ वाला। वो कॉटन का चरखा हुआ। अच्छा, हाँ, वो हाथ से जो चलाते हैं। वो पूरे भारत में चलता है, लेकिन ये हमारा केवल उत्तराखंड में चलता है। अच्छा अच्छा, ये वाला। हाँ, ये काफ़ी फेमस चरखा है। ये इसको हमने लक्ष्मी आश्रम में हम मुख्य रूप से इसे बनाते थे, पर अब लक्ष्मी आश्रम की वर्कशॉप बंद हो गई है, तो इसको मैं यहाँ बनाऊंगा। अच्छा अच्छा। और तो भेड़ के उनमें क्या अंतर आया है पिछले दिनों, मतलब पिछले सालों में, जब से आप इस पर कार्य कर रहे हैं? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भेड़ पालक नाराज हैं। पहले भेड़ पालक को अच्छा रेट मिलता था, तो अच्छा उनका अच्छा रेट मिलता था, तो वो भेड़ों को ऐसी वनस्पति के पास ले जाते थे जहाँ मुलायम हो, मुलायम वनस्पति है, और वो खूब उस तरह से उसका निर्माण होता था ऊन का। तो ऊन मुलायम वनस्पति है, मीठी वनस्पति है, कांटेदार वनस्पति नहीं है, तो अच्छी ऊन भेड़ के शरीर से अच्छी ऊन निकलती थी। अभी वो ले जाते हैं कटीली झाड़ियों में। भेड़ को कटीली झाड़ियों की पत्तियां और ज़्यादा मीठी अच्छी लगती हैं और गुच्छे में अच्छी मिलती हैं उनको, तो इसलिए, लेकिन उससे उनका मांस बढ़ता है। अच्छा, हाँ, कुछ लोग ऐसा भी बोल ऊन रहे थे कमजोर हो कि जाता है, मांस बढ़ता है। कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि हाँ। कि जो आप भेड़ पालक है वो मांस के लिए ज्यादा भेड़ पालते अभी हैं। मांस के लिए कर रहे हैं, पहले ऊन के लिए ज्यादा। पहले ऊन के लिए करते थे, क्योंकि ऊन से रेट मिलता था। तो उनका कहने का मतलब है वही, देखो हमको ये हिंसा से उतना नहीं मतलब है, हम
जहाँ से हमको ठीक रेट मिलता है। पहले हमको ऊन से अच्छा रेट मिलता था तो हम ऊन के लक्ष्य से भेड़ चरागाहों की खोज करते थे। अभी हमको मांस से अच्छा मिलता है तो हम उस तरह के चरागाहों की खोज करते हैं जहाँ की मांसल उनके शरीर में मांस ज़्यादा बने। तो ये है अभी। अच्छा अच्छा, तो ये चीजें हैं। तो इस तरह से ऊन बन रहा है और इस तरह से उसकी यहाँ पे जैसे मफलर बन रहा है, हाँ। मफलर बनता है इसमें। ठीक है ठीक है। तो ये लूम बहुत पॉपुलर हुआ है, ये चरखा पॉपुलर हुआ है, ये कार्डिंग मशीन है। अब मेरा लक्ष्य मुख्य ये है कि हमारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी क्वालिटी में अच्छी हूँ और कॉस्ट में भी अच्छी हूँ, महंगी ना हूँ। अच्छा, हमको अपने कारीगरों को देखना है, अंतर्राष्ट्रीय कारीगरों को नहीं देखना है। अंतर्राष्ट्रीय कारीगर शौक से करते हैं, हमारे कारीगर आजीविका के लिए करते हैं। मुझे एक कहानी याद आती है, जब मैं 88 में नहीं 76 में यूरोप गया था तो मैंने ये सब साधन वहाँ देखे और शाम को जिस परिवार में मैं ठहरा था मैंने कहा एक लूम है तुम्हारे पास, कम से कम 1 लाख का, वहाँ तो कॉस्ट बहुत ऊंची होती है, 1 लाख का तुम्हारा लूम है, 50,000 का तुम्हारा चरखा है। हमारा चरखा उस समय में 350 रुपये का था और इतने करीब लाखों की तुमने प्रॉपर्टी जोड़ी है, तुम प्रतिदिन प्रोडक्शन क्या करते हो? इन्होंने कहा अरे शाम को चाय पार्टी में आज मैंने 100 ग्राम ऊन काता है, कहने के लिए हमारा हो जाता है। तो वो शौक से इतनी लाखों की पूंजी लगाते हैं, लेकिन शौक से। अच्छा। और उसी में से वो अरे वो महिला ने ये शॉल बनाया, 6 महीने में एक शॉल बनाया, तो उसका 1 आध लाख रुपया मिल जाएगा उसको। तो वो उनका जीवन और हमारे जीवन अलग है। हम यहाँ मैंने ये मशीन तैयार करनी है तो ये मशीन मैंने ऐसी तैयार करनी है। अभी मैंने इसको अपना प्रपोजल में रखा है कि 1000 रुपया रोज मेरे कारीगर को इस मशीन से मिलना चाहिए, मुनाफा। ठीक, उसकी मतलब उसका हाँ, तो ये मेरा लक्ष्य रहता है। ठीक। जरूर बहुत सुंदर खूबसूरत नहीं होगी, वार्निश नहीं होगा, चमक नहीं होगी, और उन लोगों की कार्डिंग मशीन में आप अपना चेहरा देख सकेंगे, इतनी चमक होगी, पर कॉस्ट भी वैसी होगी। मेरा सीधा साधा रफ इस तरह का दिखेगा, लेकिन इससे किसी को अच्छी आमदनी मिलेगी। 1000 रुपया रोज तो अच्छी ठीक ठाक आमदनी है। कितने लोग इस पे तुम्हारे आपके ख्याल से इसमें अभी निर्भर हैं? अभी तो हम एक बार जब ये उद्योग मृत हो चुका है तो अभी हम इसको जीवित कर रहे हैं। अच्छा, तो प्रचार कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी मेरे साथ जोशी जी हैं, सरस्वती किसान केंद्र में जो भी कृषि यंत्र बनते हैं उसके ये एक तरह से प्रोडक्शन मैनेजर है। स्वागत है सर आपका, और अपना कुछ परिचय दीजिए और बताइए अपने यंत्र के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम मानवेश जोशी है और मैं कौसानी में रहता हूँ। और कुछ कृषि यंत्र जो मेरे पिताजी ने रिसर्च किए हैं, डेवलप किए हैं, मैं उन कृषि यंत्रों को पहाड़ी कृषकों के लिए बनाता हूँ। तो एक छोटा सा सेगमेंट है जिसमें आपको कुछ कृषि यंत्रों को दिखाएंगे और उनकी उपयोगिता के बारे में भी बताऊंगा। बिल्कुल, इसके बाद हम आपकी वर्कशॉप दिखाएंगे। पहले आप कृषि यंत्र दिखा रहे हैं। जैसे कि सामने आप देख रहे हैं, ये बनियाट का हमने सब्स्टिट्यूट निकाला है। बहुत हल्का है, थकावट नहीं होगी किसी को भी काम करने में। हाई कार्बन स्टील की ब्लेड से बना है और हल्के कामों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। घर के अगल बगल की साफ सफाई के लिए और कच्ची झाड़ियों को काटने के लिए। और इसके साथ साथ हमने कुटले को कुछ अलग तरीके से डेवलप किया है। ये गुड़ाई कुटला है लकड़ी के हैंडल का, और ये लोहे के हैंडल के साथ गुड़ाई कुटला है। साथ ही ये खुदाई कुटला है लकड़ी के हैंडल के साथ, डबल मुंह वाला। एक फरसा डेवलप किया है हल्की फुल्की झाड़ियों के कटाई के लिए। एक चॉपर जो कुट्टी के काम में भी आता है, कुट्टी काटने के काम में आता है। दरांती को इस तरह से डेवलप कर दिया है, घास काटने के लिए, फसल काटने के लिए मुख्य रूप से काम में आती है।
ये सब आपकी पिताजी की रिसर्च है? अगर जी जी जी, ये सारी रिसर्च मेरे पिताजी की है और मैं इनका बल्क में प्रोडक्शन करता हूँ। इसके अलावा ये रेक है, ये गुड़ाई के काम भी आता है, खुदाई के काम भी आता है। ये 4 दांते में है, ये 8 दांते में है और ये 6 दांते में है। इसके अलावा ये कुछ बड़े साइज में हमने डेवलप किया है। ये आलू लगाने के लिए जो हम खेत तैयार जी, करते हैं उसमें काम मेड़ मेड़ निकालने के काम में भी आता है। इसी डिजाइन में हमने फावड़ा डेवलप किया है। ये फावड़ा कंप्लीट रिपिट बेस्ड है। मजबूती देने के लिए अलग से 25-3 की रिपिट, 25-3 की पत्ती के साथ 18 नंबर की रिपिट लगाई है। इसमें सामा भी हमने प्रॉपर अपने डिजाइन का फिट किया है रिपिट के साथ। और इसी तरह से बड़ा खुदाई कोहल है। और एक विशिष्ट चीज़ बड़ी हमारी फेमस हुई है, पिरुल रेक कहते हैं हम इसको। ख़ास तौर पे ग्रामीण महिलाएं इसको पिरुल इकट्ठा करने के लिए यूज करती हैं। इसके ये अलावा कुछ पंखा और आपकी पिताजी ने ही डेवलप किया है? जी, ये मेरे पिताजी ने डेवलप किया है। जिसके बारे में दोस्तों अभी वो बता रहे थे जोशी जी की, ये करीब किसी समय में एक महीने में 50-50 बनाते थे। जी, अभी बताओ। तो ये मुख्य तौर पे धान गेहूं की मढ़ाई के काम आता है। जो भूसा मढ़ाई के पश्चात जो भूसा इकट्ठा रहता है अनाज के साथ, उस भूसे को इकट्ठा उससे हटा देता है। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, फट्याव लगाना एक प्रक्रिया है जिसमें 2 महिलाएं धोती या साड़ी को पकड़ करके हवा फेंकती हैं और तीसरा व्यक्ति सामने से सूप में अनाज को गिराता है। तो 12 साल 15 साल का बच्चा भी इसको ऑपरेट कर सकता है। मैं आपको ऑपरेट करके दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ठीक-ठाक हवा है, नाइट में हवा की आवाज भी आ रही है। इसमें 1/16 की गियर चाल दी गई है और साथ में साइकिल का फ्राई व्हील लगाया हुआ है बीच में। 1/16 की चाल है। 1/16 क्या हुआ, मतलब जो समझ नहीं पाता उसके लिए बताएं थोड़ा। बड़ा सर्किल 1 राउंड घूमेगा तो ये 16 राउंड घूम जाएगा। अच्छा, इसको 1/16 की चाल कहते हैं। ठीक ठीक ठीक। और ये गियर और ये साइकिल के फ्राई व्हील के अलावा बाकी सारा हमारा हाथ से बनी हुई चीजें हैं इसमें। अच्छा, पंखा ये भी सारा हाथ ये से पंखे भी हम खुद बनाते हैं। 21 गेज का पतरा लेते हैं मार्केट से और उस पतरे को पंखे की शक्ल में बनाते हैं। साथ में ये जाली GI तार की बनी हुई है और 25-3 का एंगल, 30-3 का एंगल, 25-5 की एंगल, इन सभी चीज़ों को कस्टमाइज करके इस पंखे का निर्माण किया जाता है। तो जोशी जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा ना, जैसे अभी क्या है कि आप बता रहे थे, बात जो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि काफ़ी सारी चुनौतियाँ हैं, उसमें से आप एक चुनौती बता रहे थे कि बाहर के लोग, जैसे जो गुर्जर समुदाय के लोग हैं, वो आते हैं और बहुत सस्ते दामों में यही चीज़ें उपलब्ध करा देते हैं। तो क्या क्वालिटी में अंतर होता है? आपका क्यों इतना महंगा रहता है, मतलब थोड़ा महंगा उनसे, और वो क्यों इतना सस्ता दे पाते हैं? देखिए, हम 1993 से काम कर रहे हैं। उस समय से काम कर रहे हैं पिताजी, जब मैं बच्चा हुआ करता था। और ग्रेजुएशन करने के बाद 2006 से मैं ये काम को कर रहा हूँ। और हम लोग बड़े व्यापारियों से लोहा रेट पे ख़रीद के लाते हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो घुमंतु कारीगर हैं, जो उत्तराखंड में आकर गांव-गांव में टेंट लगा करके कारीगरी कर रहे हैं, वो लोग स्क्रैप के लोहे से माल बना रहे हैं। जी जी जी। और स्क्रैप का लोहा 15 से 20 रुपये किलो में उनको अवेलेबल हो जाता है। और हम लोग जो लोहा ख़रीदते हैं वो 75 रुपीज़ किलो से 116 रुपये किलो तक भी जाता है। जैसे कि मैं आपको दरांती या बड़ियाट दिखाता हूँ। इसमें जो ब्लेड बनी हुई है, हाई कार्बन स्टील की ब्लेड है। तो ये मटेरियल गेज के हिसाब से, जैसे हम जो गेज का मटेरियल मांग रहे हैं, क्या उसकी हार्डनेस का ग्रेड है। इसकी हार्डनेस का भी एक स्पेशल ग्रेड होता है और ये कम से कम 3 या 4 धातुओं के अलॉय से बनती है। इसको हाई कार्बन स्टील कहते हैं। तो ये महंगी चीज़ है, इसके रेट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाता है। और दूसरा, ये साहिबाबाद में या तो भूषण से या तो टाटा से आती है। और सॉफ्ट मटेरियल से तो कोई भी ब्लेड बना करके मार्केट में बेच सकता है, लेकिन कम से कम किसान को इतनी समझदारी होनी चाहिए कि हाई कार्बन स्टील का फ़र्क और सॉफ्ट मटेरियल का फ़र्क उसको समझ में आना चाहिए। आजकल तो यूट्यूब है, गूगल है, आप
जानकारी पता कर सकते हैं कोई भी। हाँ। तो ये बताइए, ये जो आपका सामान है, जो भी कृषि यंत्र है, इनमें सबसे ज्यादा जो मार्केट में बिकता है वो कौन सा है? सबसे ज्यादा मार्केट में जाने वाली चीज हमारी ये दरांती है, और साथ में ये पिरुल रेक है, ये पिरुल रेक है, ये दराती है। इसके अलावा ये लोहे के बीन वाला ये कुटला है। अच्छा, तो ये 3 चीजों की खपत सबसे ज्यादा है। जी जी जी, और इन्हीं 3 चीजों में हम डुप्लीकेसी से भी जूझ रहे हैं अभी। अच्छा। अभी ये जो दराती है, ये इसके सॉफ्ट मटेरियल से ब्लेड बनाकर कई व्यापारियों ने, रुद्रपुर के व्यापारियों ने कहें या सहारनपुर के व्यापारियों ने कहें या कोटद्वार के व्यापारियों ने कहें, उन लोगों ने इसको सॉफ्ट मटेरियल में बना करके 60 रुपए की दराती बाजार में बेचनी चालू कर दी है। या अगर उनको बल्क के ऑर्डर मिल रहे हैं, तो ऐसा भी मुझे ध्यान है कि किसी सरकारी एम्प्लॉय ने मेरे को कहा कि आपकी दराती 40 रुपए में आ रही है। दोस्तों, हमारी दराती में अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हमने ब्रांडिंग कर दी है। SKS की कौसानी। SKS की कौसानी। जी, तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। हमारी दराती SKS कौसानी ब्रांड के नाम से ही आपको मिलेगी, जिसमें ये पीस, जिस पीस में ये मोहर नहीं लगी है वो पीस हमारा नहीं है। चाहे ब्लेड इस तरह से दिख रही है, चाहे हैंडल इस तरह से दिख रहा है, लेकिन अगर मोहर नहीं लगी है तो वो पीस हमारा नहीं है। उस पीस का आप बाइकआउट कीजिए, वो सॉफ्ट ब्लेड में बना होगा। तो इसकी क्या लाइफ रहती है? ये ब्लेड प्रतिदिन आप 4 घंटा इस ब्लेड से काम करेंगे तो 5 साल ये ब्लेड काम करती है। उसके बाद हम किसान को ऑफर देते हैं कि अगर ब्लेड घिस गई है, हमारे पास लेके आइए, हम आपके पुराने हैंडल में नई ब्लेड लगा देंगे। ठीक ठीक। अभी आप बता रहे थे कि इसको जो लोहार को हम, जिसको हम काटना कहते हैं, जिसको धार लगाना कहते हैं, वो उसकी भी जरूरत नहीं नहीं नहीं, ये कंप्लीट लोहारी फ्री दराती है। इस पे आपको धार लगानी है तो या तो पत्थर पे घिसना है या तो रेती लगानी है। और दूसरा, एक खास बात का ध्यान ये रखना है कि इस पे जो हार्डनेस दी गई है, इस पे जो टेम्पर्ड है, वो कंपनी से टेम्पर्ड आता है, उस टेम्पर का एक ग्रेड है। अगर आप इसको पत्थर ये कोयलों पे गर्म करेंगे, गैस चूल्हे पे गर्म करेंगे या आग में गर्म करेंगे तो ये ब्लेड खराब हो जाएगी। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि इसको गर्म नहीं करना है आपको। और दूसरा, ऐसे हार्ड, जैसे सूखी लकड़ी नहीं काटनी है। जी हाँ, इसकी लिमिटेशन है। ये सिर्फ घास काटने के लिए और फसल काटने के लिए बनाई गई है, जैसे कि धान, गेहूं, मडवा, मादिरा, इस कोई भी प्रकार की फसल कर फसल सकती काटेगी, है, घास काटेगी। लेकिन कच्ची लकड़ी सिर्फ आधा इंच तक का, उंगली बराबर कच्ची लकड़ी काटेगी। सूखी लकड़ी तो ये बिल्कुल नहीं काटेगी जी। इसका ध्यान सिर्फ ये रखना है कि इसको सूखी लकड़ी पे नहीं चलाना है। बिल्कुल। और हमारे जो स्थानीय लोहार हैं, उनकी बनाई हुई दराती से हमारी बनाई हुई दराती का कोई कंपटीशन नहीं है। उनकी दराती के अपने गुण हैं, हमारी दराती की भी अपनी। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं सरस्वती किसान सेवा केंद्र के वर्कशॉप पे, और जो चीज़ हमको बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी मशीन है। उस मशीन से शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसे लेथ मशीन कहते हैं, और ये बहुत सारे जॉब्स करने के काम आता है। जैसे कि अभी इसमें एक जॉब चढ़ा हुआ है, इस पाइप के टुकड़े कर रहे हैं। तो इस पाइप के टुकड़े करने के लिए ट्रू टुकड़ा अगर हमको करना है, 180 डिग्री फाइन कट करना है, तो हम कटर से नहीं काटते हैं, हम लोग लेथ मशीन में काटते हैं। अच्छा, ये लेथ मशीन। जी, इसे लेथ मशीन कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो यहाँ पे आपने डाई रखी है और बाकी जो जरूरी चीजें हैं, वो भी आप एक बार जी जी जी, हम लोग हर काम जो है कि प्रोसेस वर्क के तहत करते हैं। जैसे कि ये पीस बना है, इस पीस में जो ये होल्स हुए हैं, ये ड्रिलर से नहीं हुए हैं, ये डाई से हुए हैं। और कुछ पीस ये रखे हैं, ये प्रोटोटाइप पीस हैं, ये बने हुए हैं। इस तरीके के पीस, सारे पीसों में एक जैसा काम अगर होना है तो ये ऐसी डाइयाँ यूज होती हैं। ये कुछ डाइयाँ हमने रखी हुई है, हमारे रेगुलर काम में आती हैं ये डाइयाँ। ये हाथ से काम करते हैं जी, इनको हैंड प्रेस पे बांधते हैं। ठीक ठीक ठीक। और इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी डाइयाँ हैं काम के लिए। जैसे कि एक ये टुकड़ा हमारा कटता है, ये टुकड़ा हम डाई पे ही बनाते हैं। अच्छा, तो इसकी भी हमारे पास डाई बनी हुई है। और भी बहुत सारी डाइयाँ यहाँ पे रखी हुई है। अच्छा, तो ये आपका वर्कशॉप है जी, यहाँ पे। इसके अलावा एक कांटली में भी आपका है। जी हाँ, वहाँ और सारी ये मशीनें हैं। जैसे ये कुछ डाइयाँ रखी है। और इसके अलावा सामने आप देखेंगे, ये पूरा रैक हमारा डाइयों से ही भरा हुआ है। तो छोटे छोटे काम जो भी होते हैं,
1 2 3 4 से लेकर के आगे तक कितने भी स्टेप्स हैं, सारे स्टेप्स हम डाइयों में करते हैं। डाइयों में करते हैं, ठीक है। और बाकी सामान आपने ये हथकरघा वाला लगा जी। है यहाँ पे, है ना? ये कार्डिंग मशीन वगैरह रखी है ना? हाँ जी, ये चरखा ये बागेश्वरी चरखे बने हुए हैं। इसके अलावा ये मोटराइज्ड चरखे जो है, मोटराइज्ड चरखों का काम चल रहा है। ठीक है, ठीक है, और बढ़िया। बगल में हमारे कृषि यंत्रों की यूनिट है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। किसी यंत्रों की यूनिट दिखा दीजिए आप। एक ये ड्रिलर रखा है, एक और लेथ है हमारे पास। मशीनें काफी हैं। ये हमारी मिलर है, मिलिंग मशीन कहते हैं। ये किसी भी लोहे की शाफ्ट पे नाली काटने के काम आती है। सिर्फ नाली काटने का काम करेगी। अभी एक बड़ा ड्रिलर और आया है, इसकी सेटिंग अभी होनी बाकी है। एक मशीन की सामने सेटिंग चल रही है, वो मशीन अभी सेट करेंगे। ये कौन सी मशीन लगने वाली है? इसको मैनुअल हैंड प्रेस कहते हैं। ये 12 नंबर की हैंड प्रेस है और इसके लिए फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। फिर ये मशीन इस पे रखी जाएगी, ये मैनुअली काम करेगी, डाइयाँ इसी पे बांधी जाएंगी। तो अभी हम आ गए हैं किसी यंत्रों के यूनिट पे। इसके भीतर हमारा दराती का काम चलता है। कुछ ग्राइंडर हैं, ये धराई होती है, इन ग्राइंडरों पे ब्लेडों पे धार होती है। जैसे हमारी काटली यूनिट से इस तरह से ब्लेडें कट के आती हैं, तो इन ब्लेडों पे धराई होती है। धराई से पहले इन पे जो होल होता है, वो होल भी यहीं पे हम लोग करते हैं। ठीक ठीक ठीक। इस तरह से ये दराती की ब्लेडें बन के आई हैं। और इस वर्ष की बिक्री के लिए हम लोगों ने काफी हैंडल तैयार किए हैं। अभी ये सारे हैंडल दरातियों के हैंडल हैं। तो आप जो ये रॉ मटेरियल होता है आपका सारा, वो कहाँ से आता है? ये रॉ मटेरियल हमारा या तो साहिबाबाद से आता है, या पानीपत से आता है, या जो चीज हमें हल्द्वानी में अवेलेबल है हम हल्द्वानी से लेते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जोशी परिवार से मिलकर अच्छा लगा होगा, और मेरी यही कोशिश रहती है कि कुछ नए लोगों से आपको मिलवाया जाए और कुछ नई चीज़ें दिखाई जाए, ताकि हमारे उत्तराखंड में नए लोगों को कुछ सीखने को भी मिले और प्रेरणा भी मिले, और कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संदेश भी जाए। तो फिलहाल आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ 2 दिन बाद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।